नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ। कर्नाटक हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब का मामला सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। सोमवार को 2:30 बजे अब इस पर सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि मामला लंबित रहने तक हिजाब पहनने की जिद नहीं की जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में अब ये जो अगली सुनवाई है वो सोमवार को 2:30 बजे होगी, और जब तक ये सुनवाई नहीं होती, हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी कर दी गई है कि मामला जब तक लंबित है तब तक हिजाब पहनने की जिद नहीं की जा सकती है। सुनवाई तक धार्मिक कपड़े ना पहने, ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। धार्मिक लिबास पहनने की फिलहाल जिद नहीं कर सकते हैं, ये हाईकोर्ट की तरफ से क्लियरली कह दिया गया है। बड़ी खबर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से, हिजाब का मामला सोमवार तक के लिए टल गया है, और टालते हुए हाईकोर्ट ने विशेष टिप्पणी की है, अहम टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी ये है कि जब तक सोमवार को 2:30 बजे ये सुनवाई और इनफैक्ट जब तक ये मामला लंबित है, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, तब तक धार्मिक लिबास यानी कि हिजाब पहनने की जिद नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लियरली हाईकोर्ट ने ये बात कह दी है। फिर बता दूं आपको, जो अगली सुनवाई है वो अब सोमवार को होगी 2:30 बजे के करीब, लेकिन उससे पहले ये टिप्पणी हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण है, जहां कह दिया गया है कि कैंपस में या स्कूल या उस कॉलेज में आप मामला लंबित होने तक हिजाब नहीं पहन सकते हैं, आप धार्मिक लिबास नहीं ओढ़ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन सी बातें रखी गई है, उसके लिए पिंकी राजपूत का रुख करें, और पिंकी जुड़ गई है हमारे साथ। पिंकी, कोर्ट ने क्या क्या, माफ कीजिएगा, पिंकी राजपुरोहित मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। पिंकी, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? रूबिका, देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार जो एक हियरिंग चल रही थी, और कल जिस तरह से सिंगल बेंच से लार्जर बेंच में ये पूरा मामला जो है चला गया था, उसके बाद अब जो है कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है तब तक जब तक इस पर जो है फाइनल सुनवाई जो है वो नहीं हो जाती, फाइनल ऑर्डर जब तक पास नहीं किया जाता, तब तक जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है सैफरन शॉल्स हो या हिजाब हो, किसी भी तरह की कोई भी रिलीजियस अटायर पर जो है रिस्ट्रेन करने को कहा गया है स्टूडेंट को। तो फिलहाल एक बड़ा फैसला जो है कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से आया है, और साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि सोमवार से कॉलेजेस जो है वो माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कॉलेजेस जो है वो खोले जाए, और मंडे को इस पर जो अब आगे की सुनवाई होगी, और जब तक आखिरी फैसला नहीं आता तब तक स्टूडेंट्स को जो है किसी भी तरह की रिलीजियस अटायर से रजिस्टर करने को बोला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिजाब विवाद पर सुनवाई टल गई है, ये इंपॉर्टेंट बड़ी खबर है। सोमवार 2:30 बजे सुनवाई होगी, ये दूसरी बड़ी खबर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक मामला लंबित है, जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुना देता है, आप धार्मिक लिबास नहीं पहन सकते हैं, हिजाब नहीं पहन सकते हैं, कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। अब हुंकार में आज जिस मुद्दे पर हम बहस करने वाले हैं वो आपके सामने रख देना चाहती हूँ। यूपी में पहले दौर का चुनाव खत्म होने वाला है। अगले 1 घंटे में 58 सीटों का जो भविष्य है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। मैंने भी अपना वोट डाल दिया है। मैं अपील कर रही हूँ, ये आखिरी का 1 घंटा बचा है। अगर आप इन 11 जिलों की 58 सीटों के मतदाता हैं, उनमें से एक हैं, तो जाइए और वोट कीजिए, क्योंकि रफ्तार थोड़ी धीमी है। लेकिन पहले दौर के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कल हमने मास्टर स्ट्रोक में रात को ये वीडियो बयान दिखाया था कि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आपने वोट देने में अगर गलती की तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। उस पर केरल तक हंगामा मच गया है। पहले आप सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। ये बयान दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद
मुख्यमंत्री योगी के केरल वाले बयान से विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब इनके बयान भी आप सुनिए। योगी जी ने भी जो वोट अपील किया आपने देखा, उसमें कहा कि उत्तर प्रदेश को केरल और बंगाल मत बनने दो। आप केरल में लिटरेसी रेट देखेंगे, आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े देखेंगे तो केरल प्रदेश हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ज़मीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। आप मुझे बच्चा कह लो, लड़का कह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ी बौखलाहट है भाजपा में, पांव तले से ज़मीन खिसक रही है। तो बौखलाहट में कोई भी कैसा भी बयान दे सकते हैं। काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। अब राम की भूमि से भी पैसे खा गए, राम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। हिंदू मुसलमान बहुत कोशिश कर ली, वहाँ यूपी में हो नहीं रहा है, तो अब डराने की बात कर रहे हैं। और क्या, पर जब काम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, राम के नाम पे भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक खौफ दिखाने की कोशिश है। पर मैं नहीं मानता हूँ कि यूपी की जनता इनके झांसे में आएगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पिनराई विजयन ने हिंदी में ट्वीट किया है और क्या लिखा है सुनिए। अगर यूपी केरल जैसा हो जाता, जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। ये पिनराई विजयन जो कि सीएम हैं केरल के, उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बगैर नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, कश्मीर से केरल और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक भारत बेहद खूबसूरत है। भारत की भावना का अपमान मत कीजिए, ये कह रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मसले पर बातचीत करने के लिए। और फिर बता दूं कि अभी इस वक्त वोटिंग चल रही है, रफ्तार थोड़ी धीमी है और इसीलिए बार बार एबीपी न्यूज़ आपसे ये अपील कर रहा है कि आप जाइए और वोट डालिए। सारे खास मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सारे जाने माने प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक और तमाम पॉलिटिकल जो यहाँ पर उठापटक हो रही है उसे समझते। सबसे पहले चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता चारू, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ क्या धमका रहे थे कल कि अगर आपने मुझे वोट नहीं किया तो केरल बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा, इसके क्या माने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पहले मैं आपकी बात को आगे ले जाते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला है तो प्लीज जाइए और मतदान कर आइए। और योगी जी वो ही कह रहे हैं जो पिछले 2-3 दिनों से हमारे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा केरल का क्या स्टैंड है। अपने खुद के स्टेट में जो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है वो 150 इंस्टीट्यूशंस में हिजाब को बैन करती है, कहती है कि हम हिजाब के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुंह ढकने के खिलाफ खड़े हुए हैं, और कर्नाटका में जाकर दूसरे पक्ष का साथ देती है। तो ये जो दोगली राजनीति कुछ प्रदेशों में चलती आई है, जो विपक्षी राजनेता सिर्फ अपना फायदा करने के लिए चलाते तो आप ये कहना चाह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हमारे यहाँ हिजाब पर बैन नहीं होगा? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ये कहना चाह रहे थे कि जो दोगली राजनीति दूसरे राजनेता, दूसरी राजनीतिक पार्टियां चलाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में भी चलाते हैं। भाई देखिए ना, आप जब तक जनता को लोगों के रूप में नहीं देखोगे और केवल एक वोट बैंक के रूप में देखोगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। सुरेंद्र राजपूत, चारू प्रज्ञा ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि किस तरीके से दोहरी राजनीति और दोहरा मापदंड इन राज्यों में देखने को मिल रहा है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ आगाह कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी यही हो जाए। रूबिका, आप तो बहुत दानिश्वर हैं। एक कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। भाई पहले पाकिस्तान, फिर मुसलमान, अब केरल, बंगाल, जम्मू कश्मीर। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो अब इन पर आ गए हैं। हमें तो छोटी सी एक बात पूछनी है चारू जी से, बड़ी विद्वान विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि भाई ये केरल और बंगाल और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नहीं है क्या आदरणीय योगी, क्या नाम, प्रधानमंत्री मोदी जी? ये योगी जी किस पर निशाना साध रहे? प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे। भारत का एक देश है, देश के प्रधानमंत्री हैं और उस देश के प्रधानमंत्री में क्या इतने कमजोर और कायर हो गए हैं कि केरल और बंगाल और जम्मू कश्मीर इनके हिसाब से बनाना रिपब्लिक हो गया। वहां पर आदमी नहीं रहते, वहां पर कैपिटल इनकम उत्तर प्रदेश से दोगुनी नहीं है,
उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य है, केरल सबसे अमीर राज्य है, पर कैपिटल इनकम जम्मू कश्मीर में डबल है। आप बताइए बंगाल में सबसे कम बेरोजगारी की दर है, और जिस तरीके का बंगाल की पर कैपिटल इनकम उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा है। तो ये बनाना रिपब्लिक है क्या? और उत्तर प्रदेश के जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, वो प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर और कायर है कि इन जगहों को बनाना रिपब्लिक बनने दे रहे हैं पिछले 8 साल से। ये योगी जी कहना चाहते। अच्छा, मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जिस पद पर है उस कुर्सी की तो आप इज्जत करें सुरेंद्र भाई, और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरीके के शब्दों से अगर आप बुलाएंगे तो किसी को ये बात पसंद नहीं आएगी। नहीं, आप मैं नहीं बोलना चाहूंगी, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग मैं नहीं करूंगी। आप भी समझदार शख्सियत हैं और मैं यकीन करती हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चारू प्रज्ञा 20 सेकंड में, फिर मेरे 3 और मेहमान हैं। बस बहुत जल्दी, मैं जानती हूँ और भी गेस्ट हैं, मैं जल्दी एक बात बोलना चाहती हूँ। सुरेंद्र जी, पहली बात तो आप ये सुनिए कि जिस तरीके की राजनीति बंगाल में होती है कि ये अपने हैं, ये पराये हैं, इसको हम आने नहीं देंगे, इसको बाहर निकाल दीजिए, ये ठीक बात नहीं है। अगर हमने इसके लिए आवाज उठाई, हमने बिल्कुल ठीक किया। आप केरल का नाम ले रहे हैं, मैं आपको केरल के बारे में बता दूं, चाहे आईसिस रिलेटेड इश्यूज है, चाहे डबल स्टैंडर्ड्स है उन लोगों को लेके जिनका धर्म बदला जा रहा है इनटू क्रिश्चियनिटी, उसके लिए आवाज नहीं उठाई जाती। रेपिस्ट वहां पर फादर है, उसके लिए सही लोग आवाज नहीं उठाते। चाहे वहां पर बाकी के इश्यूज हैं, जिस तरीके से कोरोना वो लोग संभाल नहीं पाए, और अभी हाल ही में वहां के जो नेता हैं अपने प्रदेश में एक स्टैंड लेते हैं और कर्नाटक में दूसरा स्टैंड लेते हैं, ये भी हमने बिल्कुल ठीक कहा, योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। और जहां तक कश्मीर की समस्या है, कश्मीर की समस्या तो बहुत लंबे समय से हम सबको मालूम है, जिसको सुधारने का काम मोदी सरकार ही कर रही है और किसी के बस में नहीं था सुधारना। पलायन हुआ है वहां से हिंदुओं का, जेनोसाइड हुआ है वहां से हिंदुओं का, और अभी तक हम पुरानी गलतियों को सुधारने पर काम कर रहे हैं। 370 केवल पहला कदम उठा था। ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले बंगाल के भी एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। और चूंकि आप जिक्र कर रही थी केरल का, हम तो कोशिश कर रहे थे कि वहाँ लेफ्ट से ताल्लुक रखने वाले कोई शख्स जो हैं वो यहाँ पर आए, पर खैर छोड़िए। तौसीफ खान साहब हमारे साथ बंगाल से जुड़े हैं। तौसीफ भाई, ये बात तो सच है कि बंगाल के चुनाव अगर आज की तारीख में हो रहे होते तो मैं ऐसी 5-6 या इनफैक्ट 5-6 से 10-15 से ज़्यादा खबरें ये पढ़ चुकी होती है कि हिंसक झड़पें हुई, यहाँ बमबाजी हुई, एक ने इसको मार दिया, उसकी गाड़ी को के शीशे फोड़ दिए। वो जो राजनीतिक हिंसा होती है, खून खराबा होता है। तो योगी जब ये कह रहे थे तो शायद यही सोच के कह रहे हो? नहीं, बंगाल में पत्रकारों को पूरा आज़ादी है, वो लोग रिपोर्ट छापते हैं और उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश में ये आजादी पत्रकारों को नहीं है। कई लोग मार दिए जाते हैं, वो खबर भी नहीं बनता। कहीं बम गिर जाते हैं, कई लोगों की हत्या हो जाती है, उत्तर प्रदेश में उनका खबर भी नहीं बनता। देखिए योगी, अभी बात हो रही थी कि दोगली पॉलिसी को लेकर के, तो दोगली पॉलिसी तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की है। जब उन्होंने अपने एडवर्टाइज किया, जब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकार के प्रचार के लिए कि उत्तर प्रदेश में हमने बड़ा काम किया है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में बड़ा छपाया, तब उन्होंने हमारे कलकत्ता के मां फ्लाईओवर का ही सहारा लिया था। कलकत्ता के मां फ्लाईओवर को छाप करके बताया गया था उत्तर प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश में बड़ा ही डेवलपमेंट का काम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो है, ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, देश के एक हिस्से के लोगों को देश के दूसरे हिस्से लोगों के खिलाफ नफरत भरना, ये बंगालियों को उत्तर प्रदेश के खिलाफ करना, ये उत्तर प्रदेश वालों को केरला के खिलाफ कर देना, कश्मीरियों के खिलाफ कर देना, ये क्यों ये कंपैरिजन योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसमें फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। किसान का मामला, अभी जो हमारा जो किसान का जो प्रोटेस्ट है वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसान का प्रोटेस्ट हुआ है। आप बात कर रही है लिटरेसी रेट, बंगाल लिटरेसी रेट में उत्तर प्रदेश से बहुत आगे है। जीडीपी में बंगाल उत्तर प्रदेश से बहुत आगे है। क्राइम ग्राफ में उत्तर प्रदेश बहुत ऊपर है, बंगाल में बहुत कम क्राइम ग्राफ होता है। वुमेन सेफ्टी के मामले में बंगाल सबसे ऊपर है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में बंगाल का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक सेकंड चारू प्रज्ञा, तौसीफ खान, प्रदीप जी और धर्मवीर चौधरी साहब अपनी बात रखिएगा। ये बढ़िया है, मतलब जब योगी आदित्यनाथ कहे तौसीफ खान
तो आप कहते हैं कि एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, एक राज्य को बड़ा और छोटा दूसरे राज्यों को दिखा रहे हैं। और अभी जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है? वो छोटा बड़ा नहीं है कि हम बंगाली अलग हैं, तुम उत्तर प्रदेश के लोग अलग हो। ये रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, जिस रिजल्ट को योगी आदित्यनाथ छुपा रहे हैं। योगी करे अभी स्कोर को तो छुपा रहे गड़बड़, हैं योगी आदित्यनाथ, और अभी स्कोर आप को करें छुपा तो रहे हैं। कंपैरिजन उनको बताना चाहिए कि स्कोर क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार जी, ने मैं और बताती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मैं ने बताती हूँ, एक क्या सेकंड किया बता देती है हूँ। और बंगाल की रुबिका जी, सरकार मुझे ने क्या अनुमति किया है, दीजिए सारा ना। ग्राफ प्रज्ञा, बता एक देते सेकंड हैं। रुकिए। धर्मवीर सारा चौधरी डेटा साहब और अवेलेबल प्रदीप है। जी पहले अपनी बात रख लें और उसके बाद तौसीफ भाई आपका दोबारा रुख होगा। और खूब खिलखिला के हंसते हुए सुरेंद्र राजपूत भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह मैं जानूंगी सुरेंद्र भाई से, लेकिन उससे पहले धर्मवीर चौधरी साहब, ये योगी आदित्यनाथ किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इन राज्यों में हो रही राजनीतिक हिंसा की तरफ इशारा कर रहे हैं? इन राज्यों में बार बार जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि देशद्रोही हरकतें लगातार होती रहती है, चरम पर है, इसलिए कह रहे हैं? किस लिए इशारा कर रहे हैं? रूबिका जी, मैंने कहीं पढ़ा था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है और हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ये जो उल्लू बैठे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये चारू प्रज्ञा जो है किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी एक डिबेट में कह रही थी, मैं इनके साथ में था उस डिबेट में। अब ये पाकिस्तानी, खालिस्तानी और भेड़िए ये नहीं रहे क्या? ये चारू प्रज्ञा, ये आपके यहाँ पर जो बागपत में वोट पड़े थे ना, ये सुपड़ा साफ कर दिया आपका इन्होंने, भेड़ियों ने। ये जो जहरीली जुबान, ये जो बीजेपी के लोग देश के अन्य भाग्यों के लिए बोल रहे हैं ना, ये अन्य राज्यों के लिए, ये आपको भारी पड़ने वाला है। और ये संवैधानिक भाषा नहीं है मुख्यमंत्री की, ना ये प्रधानमंत्री की संवैधानिक भाषा है। ये देखो, आपको संवैधानिक भाषा प्रधानमंत्री की है, क्योंकि आपने विकास का डेवलपमेंट पेश नहीं किया, जो इस चुनाव में दिखाई ही नहीं दे रहे। तो आपका दुख भी मैं समझ सकती हूँ। रूबिका जी, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, बिल्कुल चुप कराइए इनको। ये बीच में ना बोलिए, बिना मैं चिल्लाए इनका बीच में बोला नहीं, मेरा नाम ले लेके चिल्ला रहे हो, जवाब भी ना दूं। चुप कराइए इनको, मेरा नाम ले लेके चिल्ला रहे हो, जवाब तो दूंगी। चुप कराइए इनको। आप पहले थोड़ा शालीन हो जाइए, पानी पी लीजिए, जब अपनी आवाज धीमी करके तमीज से बात करेंगे तब मुझे उंगली दिखाइएगा। आप मेरी योगी आदित्यनाथ से बात कराइए। फोन लगा लीजिए भाई, मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूँ। धर्मवीर जी, ये देखिए, अब चूंकि इतनी रिक्वेस्ट हो रही है, धर्मवीर जी रिक्वेस्ट हो रही है, आप मेरी मायावती जी से बात करा दीजिए ना, एक इंटरव्यू चाह रही हूं मैं करा देता हूं। हाँ, मेरे जवाब को आप पहले पूरा होने दीजिए रूबिका जी। नहीं आप कीजिए, पर आप यहाँ पर आप बात करवाने की बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ मायावती जी से बात करूं और आप कह रहे हैं बीजेपी का चश्मा। मैं मायावती जी को इंटरव्यू करने की बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का चश्मा। ऐसे मत कीजिए ना धर्मवीर जी, मैंने आपसे मैंने वक्त मांगा कि क्या बहन जी मुझे वक्त देंगी? भाई बहन जी को देश सुनना चाहता है, जैसे आप वक्त चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से बात करना चाह रहे हैं, वैसे मैं बहन जी से बात करना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, अरे अभी तो मैं दे रहा हूँ आपको वक्त, अभी तो मैं दे रहा हूँ, बहन जी भी देंगी वक्त आपको। बहुत शुक्रिया, आप जाइएगा टीम लेकर के, बहुत शुक्रिया, कवर कीजिएगा। ठीक है, ये ऑन एयर जो आपका वादा है वो नेता वाला वादा ना हो बस। चलिए अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं नेता, हम जाट हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और बहन जी भी जो कहते हैं वो करती हैं। अद्भुत, हम पीछे नहीं हटते, जान दे देते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ चौधरी साहब, बोलिए। रूबिका जी, जब इस देश में ये जो बीजेपी के लोग हरियाणा में 35 जाटों पर गोलियां चलवा के मरवा रहे थे, तब इस देश में एक भी नेता आगे नहीं आया था, और ये कैलकुलेशन कर रहे थे सारे नेता कि कहीं हमसे हमारा दूसरा वोट बैंक ना खिसक जाए। तब इन किसानों के, कमेरों के, जाटों के समर्थन में सिर्फ देश की एक नेता आई थी, बहन कुमारी मायावती जी। आज ये जो जाट समाज के लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर, और दूसरे चरण में जो आने वाला चरण है उसमें ये इन भेड़ियों का, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने वालों का सुपड़ा साफ कर देंगे। रूबिका जी, मैं आपको कागज पर लिख के दे रहा हूं। धर्मवीर जी एक बात मैं आपको बताती हूँ, और मैं तो फैक्ट्स पर बात करती हूँ, मैं इस इलेक्शन के मामले में भावनाओं पर बात नहीं करूंगी। एक सेकंड चारू प्रज्ञा, धर्मवीर चौधरी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं ना, वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि
पिछली मर्तबा जब चुनाव हुए थे, इन 58 सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी जीती, ये बात सही है, लेकिन दूसरे नंबर की अगर कोई पार्टी थी तो वो बीएसपी थी। और प्रदीप जी, ये सुबह भी हमारी बातचीत चल रही थी, ये जो कॉन्फिडेंस इस वक्त धर्मवीर चौधरी का दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि तब ना समाजवादी पार्टी थी दूसरे नंबर पर, ना आरएलडी थी, ना कांग्रेस थी, वो बीएसपी थी। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं रूबिका जी। देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटव मतदाता है, जिस समाज से मायावती जी आती है, उसकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके साथ जब मुस्लिम वोट मिलता है तो उनका जो है वो एकदम से ग्राफ ऊपर चढ़ा जाए। उसके साथ अति पिछड़ा कुछ मिल जाए तो जीत बनती है। लेकिन समस्या ये है कि 2007 के बाद से ये कॉम्बिनेशन, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो बन नहीं रहा है बहुजन समाज पार्टी। तो इसलिए इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मुस्लिम मतदाता बसपा की ओर जाते हैं या। ठीक है, हम उस तरफ चलेंगे। मैं दोबारा आपको, क्योंकि इस पर टिप्पणी फिर आपकी रह जाएगी प्रदीप जी। ये जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आपने तौसीफ भाई को सुना, सुरेंद्र भाई को सुना और धर्मवीर साहब को भी सुन लिया है। ये योगी आदित्यनाथ का चुनाव से ठीक कुछ घंटों पहले ये कहना कि ये फला फला राज्य बन जाएंगे, ये एक दूसरे से राज्य को तोड़ना है, धमकाना है, ये क्या है? योगी आदित्यनाथ क्या बताना या आगाह करना है, क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? ये अपने वोटर को वही बात बता रहे हैं जो बीजेपी अपने कैंपेन में शुरू से कह रहे हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह का बयान शुरू का सुनिए कि अगर सपा सत्ता में आई तो फिर जो है मुख्तार अंसारी और दूसरे लोग, इस तरह के लोग जो है वो शासन चलाएंगे। और खासतौर से उन्होंने जयंत चौधरी को कहा ये उनके मातहत। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज ही उसी सभा में कहा है कि दंगा कराने वालों को वोट नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है वो याद दिला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ, चुन चुनकर हिंदुओं पर हमला हुआ। ये बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने मतदाता को। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देता, तो जाहिर है कि वो हिंदू मतदाता को संबोधित कर। वो याद दिला रहे हैं कश्मीर की, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा था, निकलना पड़ा। वो याद दिला रहे हैं केरल की, जहां भाजपा के संघ के मुझे यकीन है आप जो विश्लेषण और आकलन यहाँ पर कर रहे हैं उस पर तौसीफ खान, सुरेंद्र राजपूत और चौधरी साहब अपनी बात रखना चाहेंगे। लेकिन योगी के केरल वाले बयान का चुनाव पर क्या वाकई असर होगा? और सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, राहुल गांधी केरल से सांसद हैं और इसीलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये बात सच नहीं, और मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा अगर कहीं होती है किसी राज्य में तो वो केरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूबिका जी कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। सच बात यह है कि आज जो सबसे बड़ा विषय है केरल, बंगाल और जम्मू कश्मीर, ये पूछना पड़ेगा प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों से, मैं उन पर शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं आपके कहने के बाद, कि ये बताइए क्या ये भारत का हिस्सा है या नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री आप हैं या नहीं। दो बातें बड़ी स्पष्ट है। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो पिछले 8 साल से क्या कर रहे हैं, दो मिनट आप बोल ले। मैं सुरेंद्र जी एक बार सुनिए ना प्लीज। मैं ये कह रही हूँ, अखबार जो है वो भले ही हमारा हो, लेकिन मैं वक्तव्य आपका चाह रही हूँ और हेडलाइंस के साथ चाह रही हूँ। और वक्तव्य किस पर चाह रही हूँ कि क्या ये बात सच नहीं है कि केरल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा होती है, जबकि यूपी के मुकाबले केरल बहुत छोटा स्टेट है। मैं आपको दो बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं, बात आप मेरी समझिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि ट्रैप में नहीं फंसना है, हमको असली मुद्दों पर आना है। असली मुद्दों में ये है, ट्रैप का, ये तो फैक्ट्स है सुरेंद्र जी। रूबिका जी, मुझे एक बार जवाब देने का समय दीजिए। कह रहे हैं दंगा करने वालों को वोट मत देना, बात को प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं योगी जी को इशारा करके, और योगी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को इशारा करके कि देखो केरल, बंगाल और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के अंडर में है और वो गड़बड़ है।
तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक फ्रैक्चर्ड हाउस है और आपस में ही ये लोग लड़ करके मर रहे हैं। आपने केरल की रूबिका जी, आपने ये जो गोल गोल घूमने के स्टेटमेंट आ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, थोड़ा मैं इसका सेंस बनाना चाहती हूँ, मुझे समय दीजिए जरा। सुरेंद्र राजपूत, चारू प्रज्ञा ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को इशारों में बात कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को इशारों में बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्रैक्चर्ड हाउस है इस वक्त आपकी पार्टी। मैं जवाब दे दूं प्लीज? थैंक यू। देखिए, बात यह है कि सुरेंद्र जी जिसकी पार्टी से आते हैं, राहुल जी की पार्टी से आते हैं, तो इनसे तो हमें यही उम्मीद है कि गोल गोल घूम के ढेर सारी बातें बोलेंगे और उस बातों का कोई भी मीनिंग एंड में निकलकर नहीं आएगा। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है इसी तरीके की बातें करी जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ रूबिका जी, बस कुछ समय पीछे जाने की जरूरत है और अगर हम कुछ समय पीछे जाएं तो हमें बंगाल चुनाव की याद आएगी। पर हैं तो आप कहेंगे तो सुनाई नहीं देगा, तो आप अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। सुरेंद्र जी आप कह तो रहे हैं पर मैं सुन कुछ नहीं पा रही हूँ क्योंकि आवाज कट रही है। तो एक बार चारू प्रज्ञा अपनी बात रख ले। हाँ चारू। तो फिर मुझे जवाब बंगाल का समय आपको याद होगा रूबिका जी, ना ही केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी माताएं, उनकी बहनें, किसी को नहीं छोड़ा गया था और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता दीदी ने ना कोई एक्शन लिया, ना कोई स्टेटमेंट दिया। केरल की हकीकत आपको मालूम है, हम केरल जाकर आए थे, उस समय हमको पता चला कि वहां पर मतलब हाथ में तिरंगा पकड़ लेना या भाजपा का पटका पहन लेने का मतलब यह है कि आपके घर के ऊपर पत्थर छोड़िए गोलियां चलाई जाएंगी। ये हालत है केरल की आज की तारीख में और अगर आप यहाँ बैठकर उसको डिफेंड कर रहे हैं, मैं माफी चाहती हूँ, आप अपनी सोच में इतना खो गए हैं कि आप हकीकत भूल गए हैं इन प्रदेशों की। एक बात और है, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उसको किस तरफ चलना है, वो अपना फायदा देखकर अपना स्टैंड बदलती है। नहीं तो क्या करें फिर? चारू आप ये कहना चाह रही हैं या योगी आदित्यनाथ ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमें जो है उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहिए, हम सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के और उत्तर प्रदेश आ जाए, केरल रहने लायक नहीं है? नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक न्यूट्रल, सेक्युलर और स्ट्रॉन्ग सरकार की हमें जरूरत है सारे प्रदेशों में, जो लॉलेसनेस को खत्म कर सके, जैसे योगी जी ने किया। एनसीआरबी के डेटा हमें यही बताते हैं। उत्तर प्रदेश सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए और धर्मवीर चौधरी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है चारू प्रज्ञा, हमें पता चलता है। अब ये बात तो सच है ना, ये बात तो सच है, फिर मैं वही कह रही हूँ सुरेंद्र साहब, ये बात तो सच है ना कि राजनीतिक हिंसा होती है, ये बात तो सच है ना कि जिस तरीके से एक दूसरे पर अलग अलग आइडियोलॉजी के होने के चलते अटैक किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं वहां केरल में। मैं आपको 2-3 फैक्ट से अवगत करा देता हूं रूबिका जी, आप तो सब जानती हैं। आप देखिए 12 पत्रकार अगर मारे जाते हैं तो यूपी में मारे जाते हैं और 8-8 पुलिस वाले मारे जाते हैं तो यूपी में मारे जाते हैं। मनीष गुप्ता मारा जाता है तो यूपी में मारा जाता है। विवेक तिवारी मारा जाता है तो यूपी में मारा जाता है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर वहां का आईपीएस, अभी से मत बोलिए, वहां का आईपीएस उत्तर प्रदेश का 5 लाख का इनामी बदमाश है, 5 लाख का इनामी बदमाश है। नहीं सुरेंद्र जी आपके बीच में नहीं बोले ना चारू प्रज्ञा, सुरेंद्र राजपूत नहीं बोले ना आपके बीच में। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए फिर उसके बाद बोलिएगा। लखीमपुर जैसा चीरहरण भी होता है, हाथरस जैसी घटनाएं भी होती हैं, सुबोध कुमार सिंह की हत्या भी होती है और इन सारी की सारी जितनी महिलाएं जो विधवाएं होती हैं उन पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई और कोई उनका सपोर्ट सिस्टम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती। वो 12 पत्रकारों को आप क्या मुंह लेकर के कह पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में केरल से ज्यादा है या केरल से कम अपराध है? आप बता दीजिए। 1-1 साल से पत्रकार उत्तर प्रदेश की जेलों में पड़े हुए हैं, कोई और नहीं, औरों की बात छोड़ दीजिए। 1-1 साल से पत्रकार उत्तर प्रदेश की जेल में, जिसका एक का नाम 12 पत्रकारों की बात कर रहे हैं, 12 पत्रकारों की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर उनकी मौत हुई है तो वो यहाँ पर हुई है। फैक्ट चेक कीजिए भाई, बताइए। मैंने चेक किया है। नहीं, इनको मैंने भी चेक किया है। मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए, आपका तो कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि आपकी सीटें तो आ नहीं रही हैं। लेकिन आप फिर बढ़ावा किस पार्टी को दे रहे हैं? महिलाओं का आपने नाम लिया, उस पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके मुखिया कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, जिसके मुखिया के नाक के
नीचे लड़कियों का ये हाल रहता था, वो बच्ची पढ़ने स्कूल नहीं जा सकती थी, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, अरे नौकरी पे जाना छोड़ दीजिए। रुकिए, धर्मवीर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, एक सेकंड रुकिए, धर्मवीर चौधरी साहब। रूबिका जी, एक रामायण की चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, तिह मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जो आज योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ रहा है, अरे कश्मीर तो स्वर्ग है, भारत का नहीं पूरे संसार का स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग को आप उत्तर प्रदेश में उतार दीजिए। और जो केरल की बात योगी जी कर रहे हैं, तो साक्षरता कितना वहां बढ़ा हुआ है, उसको आप उत्तर प्रदेश में लागू करिए। लेकिन नहीं, ये राम रहीम को बाहर लेके आते हैं। नहीं, पर जन्नत रहने कहा दिया धर्मवीर चौधरी साहब। राम रहीम को ये तो 370 हटा, उसके बाद थोड़े बहुत हालात वहां पर ठीक हुए हैं, वरना क्या था? अलावा वहां पर आतंकियों के और दिख क्या रहा था? रोज इसी तरीके की खबरें आ रही थी। आप चाहते हैं कि वही हाल जो है उत्तर प्रदेश का हो? मैं यकीन कर सकती हूँ इस बात पर कि धर्मवीर चौधरी कभी नहीं चाहेंगे। वो हाल तो देखिए, वो हाल तो उत्तर प्रदेश का इन्होंने कर दिया। 15,000 से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में लोग मारे गए हैं, और डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा किसान और सबसे ज्यादा बॉर्डर पर जवान मारे गए हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा हो और चाहे वो पुलवामा हो और चाहे वो बॉर्डर हो। और ये जो 12-15 हजार और जो चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात है, बिल्कुल वही हालात उत्तर प्रदेश में है। इतनी अतिशयोक्ति भी मत कीजिए ना। हाँ, यस, उससे बुरे हैं। नहीं, बिल्कुल है। हर 2 घंटे के अंदर एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार की घटना हो रही है, सैकड़ों व्यापारी मारे गए, सैकड़ों किसान मारे गए। टैनी का लड़का जो है वो थार से कुचलने के लिए फिर बाहर आ गया, फिर वो अत्याचार करेगा। टैनी नेम्ड FIR में बाहर है, प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहा है टैनी। तो ये राम राज्य नहीं है भूमिका जी, ये रावण राज्य है, ये जंगल राज है। और उत्तर प्रदेश की जनता अब इसको साफ कर देगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको साफ कर देगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये किसान खरपतवार को काट देता है। किसान जो है खरपतवार को काट देगा। अब ये जो खरपतवार उगी हुई है 5 साल की, इसको साफ कर देगा किसान। और इनका सुपड़ा साफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों से हो गया है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं बता रही हूं आपको। देखिए, एक बात मैं जानती हूँ, आप अपने हिसाब के आंकड़े भले ही रख लें, लेकिन जनता बड़ी समझदार है, वो अच्छे से जानती है किस मुद्दे पर वोट करना है। प्रदीप जी, आखिरी कमेंट में आपसे चाहती हूँ। विकास की बात नहीं करेंगे यहाँ धर्मवीर चौधरी साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब ने कहा कि कश्मीर से ज्यादा बदतर हालात है उत्तर प्रदेश के। मतलब उनकी पार्टी के लिए जरूर हो सकते हैं, मैं ये समझ सकती हूँ। आपको देखिए रूबिका जी, जो ये बयान था उसका सीधा जो निहितार्थ था वो ये कि क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा करे, या वो सरकार चाहते हैं पिछले 5 साल में हमने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं, कानून व्यवस्था जो हमारे समय में रही वैसी चाहते हैं, या जो 12 से 17 के दौरान रही वैसी चाहते हैं? चुनाव आपका है। ये जो उन्होंने बात कही कि अगर आप गलती करेंगे तो फिर समझिए कि 2012 से 17 की जो स्थिति थी वो लौट सकती है। नहीं तो देखते हैं, ये 10 मार्च का इंतजार करते हैं कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी भी यही हैं, चौधरी साहब भी यही हैं, चारू प्रज्ञा भी यही हैं। तौसीफ भाई, आप है तो यही, लेकिन चुनाव बंगाल में हो चुके हैं, तो देश की जनता का हिस्सा होने के नाते आप देखिएगा कि देश के सबसे बड़े सूबे में किस पर भरोसा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।